हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज यादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे जो बच्चे 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे 11वीं में पढ़ते हैं, तो 11वीं में बच्चे ज़्यादा फोकस होके नहीं पढ़ते। तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं कि आपके पास में ये लूसेंट की एक बुक है। इस लूसेंट की बुक में फिजिक्स का कुछ पार्ट दिया हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो फिजिक्स का पार्ट हम आपको करवाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और रही बात, आज कंपटीशन एग्जाम जो भी होता है उसमें ये वाला पोर्शन तो पूछा ही जाता है, जो कि 11th और 12th का बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है। तो क्यों ना इनको अभी तैयार कर लिया जाए, तो ज्यादा सही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लूसेंट की बुक उठा लेना। और बुक उठाने से पहले हम तो ये कहेंगे, हम आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे लूसेंट की बुक के अलावा, तो आप प्रॉपर इसके लिख करके नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात आती है आपके पास में किसकी, भौतिक विज्ञान की, जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिजिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्टार्ट होता है आपके पास में मात्रक, और मात्रक को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट। हम इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे आपके पास में। तो मात्रक कैसे कहा जाता है, यूनिट को कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन मात्रक को समझने से पहले आप क्या समझोगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हो। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां किसे कहते हो। तो ऐसी राशियां जिनको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मापा किसको, कि लंबाई में हम चीजों को नापते हैं। ठीक है, किलोग्राम, यानी किसी वजन को तोलना है तो किलोग्राम में तोलोगे तुम लोग। तो इस बात को हम चीजों को क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे घड़ी की सुई चल रही है तो कैसे नापोगे, सेकंड के थ्रू नापोगे, घंटे के थ्रू नापोगे, मिनट के थ्रू नापोगे। तो ऐसी कोई भी राशियां जिनको मापा जा सकता हो उनको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। ओके, तो अब राशियां आपके पास में दो प्रकार की होती है, यानी क्वांटिटीज आपके पास में दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपके पास में मूल राशियां और एक होती है आपके पास में व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियों को हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब मूल राशियां किन्हें कहते हैं, मूल राशियां उन्हें कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अपने आप में कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की टर्म में ही बनती हैं। जैसे हम कहें कि मूल राशियों की जो संख्या होती है वो आपके पास में कितनी होती है, 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या आपके पास में कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड होती है। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो आपके पास में 7 होती है। और इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग तो मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझे बात को, समझ के क्या कहा हमने, हमने कहा मात्रक, मात्रक क्या होगा। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज बताया, फिर हम आए बात मात्रक पे। तो मात्रक को समझने से पहले हम लोगों ने समझा मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो अपने आप में कैसी होती है, स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। और व्युत्पन्न राशियां उनको कहते हैं जो कि इन पर मूल राशियों के टर्म में ही इनको व्यक्त किया जा सकता है। और तो मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक बोलेंगे और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ठीक है, मात्रक का एक तरीके से ये कह सकते हो कि किसी भी राशि को बताने का तरीका है कि ये इसका मात्रक होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि भौतिक राशियों में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो मूल राशियां जो होती हैं वो आपके पास में कितनी होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। और ऐसा ही पद्धति में इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको संकेत एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको संकेत केजी से दर्शाते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको स्मॉल एस से। और ताप को केल्विन यानी कैपिटल के से। और विद्युत धारा आपके पास में एम्पियर, इसको कैपिटल ए से। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, स्मॉल सी डी से। और पदार्थ की मात्रा मोल से। ये तो आपके पास में मात्रकों में मूल राशियों के 7 मात्रक होते हैं। 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है कोण और एक होता है आपके पास में घनकोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। समझे बात को, ठीक है। तो ये आपके पास में इन 7 मात्रकों को आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं बात को कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही परिभाषा समझा चुके हैं कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, कि वो राशियां जिनको हम लोग किसकी टर्म में, मूल राशियों की टर्म में व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग कौन सी राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ऐसे ही इन मात्रकों की टर्म में आप जिन मात्रकों को लिखोगे उन्हें आप क्या कहोगे, व्युत्पन्न मात्रक कहोगे। सही बात है। तो अब जैसे लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर था, द्रव्यमान का किलोग्राम था। तो जैसे ही आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल, पढ़ा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर दोनों की विमा देखी जाए तो L इंटू एल होता है। लंबाई का मात्रक क्या होगा, m, और m इंटू एम। तो ये क्या होगा आपके पास में, मीटर स्क्वायर होगा। यानी क्षेत्रफल आपके पास में एक कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है।
और ये बना किससे है, इस मूल राशियों के मात्रकों से बना है, यानी मूल मात्रकों से बना है। क्षेत्रफल हो गया आपके पास में, आयतन हो गया यानी वॉल्यूम, आपके पास में घनत्व हो गया, आपके पास में बल हो गया, जो भी चीजें वेग पढ़ते हो, पावर पढ़ते हो, जो भी चीजें पढ़ते हो, शक्ति, जो भी चीजें पढ़ते हो वो आपके पास में किस में आती हैं, व्युत्पन्न मात्रक में आती हैं। ओके, और हाँ, अब इनको मेजरमेंट करने के यानी मापने के आपके पास में कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास में एमकेएस पद्धति थी, जहां इसको हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड पढ़ते हो। फिर आपके पास में एफपीएस पद्धति आई, फुट पाउंड सेकंड। फिर आपके पास में सीजीएस पद्धति आई, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और अब जो चलती है उसको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति, यानी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की यूनिट क्या होती है आपके पास में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति बोला जाता है। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि भौतिक राशियों के आपके पास में 7 मात्रक होते हैं। पहला हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। संपूरक मूल मात्रक 2 होते हैं आपके पास में, एक होता है कोण और एक होता है घनकोण। व्युत्पन्न मात्रक कैसे होते हैं, मूल मात्रकों से बने मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको जब आप लूसेंट की बुक लोगे तो उसमें फर्स्ट पेज पर ही सारा डेटा दिया है। हम एक्स्ट्रा भी कराएंगे, एक्स्ट्रा भी ऐड कराएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। ओके, चलिए, तो अब आपके पास में आती है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी कैसे, जो बहुत अधिक दूरियों को अंतरिक्ष में मापने वाली दूरियों को उपयोग किया जाता है उनको हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में आता है, 3 तरह की होती है। पहली आपके पास में होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी होती है आपके पास प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, और तीसरी होती है आपके पास में पारसेक। ओके, तो आप देखोगे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर, अंतरिक्ष में पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी होती है उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास में एक प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अब इस 10⁻15 मीटर को कुछ कुछ किताबों में क्या लिख दिया था, किलोमीटर में लिख दिया था। तो सब बच्चे जानते हो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता होगा, 1000 मीटर होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, तो किलोमीटर में भी याद रखना आप लोग, और आप लोग इसको मीटर में भी याद रखना। ओके, आगे बढ़ो, पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो तीनों याद कैसे रखोगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दूसरा आपके पास में 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और लास्ट में 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। ओके, अब एक कंफ्यूजन वाला होता है ये वाला सबसे ज्यादा, वो पूछता है कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो बच्चे लाइट को देखकर बोल देते हैं लाइट का मात्रक है, नहीं, यहाँ पर यूनिट क्या आ रही है, किलोमीटर, यानी डिस्टेंस, लंबाई। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो आपके पास में किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आपके पास में क्या होता है, जब बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है या छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है तो हम उसको 10 की घात की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 10 की घात 1 को बोलते हैं डेका, 10 की घात 2 को हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे याद रखना। 10 की घात 1 डेका, 10 की घात 2 हेक्टो, 10 की घात 3 किलो, 10 की घात 6 मेगा, 10 की घात 9 गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, ये इनके सिंबल लिखे हुए हैं, आप लोग इनको नोट कर लेना अच्छे से। अब आओ इधर, जब इसको 10 की घात -1 यानी 10 की घात -1 का मतलब क्या, 1/10 यानी 0.1, समझे बात को। 1/10 की घात -2 यानी 1/100 की बात हो रही है, यानी 0.01। तो 10 की घात -1 को क्या बोलते हो, डेसी। 10 की घात -2 को सेंटी, 10 की घात -3 को मिली, 10 की घात -6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -12 को पिको, 10 की घात -15 को फेम्टो। फेम्टो को फर्मी भी पढ़ देते हैं। एक फर्मी बराबर भी आपके पास में कितनी वैल्यू होती है, 10⁻⁻15 होती है। ओके, तो फेम्टो, और 10 की घात -18 क्या हो गया, एटो हो गया। और ये इसके आपके पास में यहाँ क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं। तो एक बार और बोल लीजिए हमारे साथ में, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ओके, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ओके, अब याद आ जाइए, एक एंगस्ट्रॉम, ये इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपके पास में 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, हमने लिखा ही हुआ है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये तीन भी आपको क्या करनी है, याद करने हैं।
इसके बाद हम क्या देखते हैं, विमी सूत्र देखते हैं आपके पास में। कौन से सूत्र? विमी सूत्र देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में। अभी विमी सूत्र क्या होता है, जैसे हमने कहा, आपने क्या पढ़ी थी, 7 आपके पास में क्या पढ़ी थी, मूल राशियां पढ़ी थी, मूल मात्रक पढ़े थे। उन मूल राशियों के संकेत क्या होंगे? ऐसे द्रव्यमान का संकेत आपके पास में m हो गया, लंबाई का संकेत आपके पास में l हो गया और t हो गया। इन संकेतों पर अगर आप एक प्रॉपर पावर चढ़ा देते हैं तो उसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपके पास में एक विमीय समीकरण हो गया, और इसी को हम लोग एक विमीय सूत्र के तरीके से लिखेंगे। रहेगा कैसा? व्युत्पन्न राशियों का। जैसे हम कहें, आपके पास में पहला आता है क्षेत्रफल, पहला आपके पास में क्या आता है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या सूत्र होता है आपके पास में? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कैसी विमा, एक लेंथ है इसके पास में l, इसके पास में भी l है, तो ये क्या हो गया? l की पावर 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया। लेकिन इसको अगर समीकरण की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? m0 l2 t0। ओके, ये बात याद रखना। लेंथ होगी तो वहां पर क्या लिखा जाएगा आपके पास में? l2। दूसरा आता है आपके पास में आयतन। आयतन का विमी सूत्र क्या होता है? m0 l3 t0। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीनों कैसी होती हैं? विमाही तो है, तो l इंटू एल इंटू एल, यानी l क्यू हो गया। तो इसको किस तरीके से लिखोगे? m0 l3 t0 हो गया आपके पास में। ठीक है, अगला देखिए आपके पास में, अगला आता है आपके पास में चाल। चाल क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये हम आपको विमी सूत्र निकालना सिखा रहे हैं, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या, एक तरीके से लेंथ ही तो है, एक लंबाई ही तो है, तो दूरी का जो विमी सूत्र होगा इस टर्म में वो क्या होगा? l, और समय का क्या होगा? t। जब अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा, एक प्रॉपर पावर की फॉर्म में लूंगा, तो lt-1 होगा। m कोई दिया नहीं, तो जिसकी घात 0 होती है उसका आंसर हमेशा ये 1 आता है, तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? m0 lt-1। किसका हो गया? ये आपके पास में चाल का हो गया। 4 देखिए, चाल के बाद में बेग। बेग भी क्या होगा? बेग का विमी सूत्र भी क्या होता है? lt-1 ही होता है। बेग का विमी सूत्र भी क्या होता है आपके पास में? lt-1 होता है। आगे देखिए आपके पास में 5वां आपके पास में आता है त्वरण। त्वरण क्या सूत्र होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन का विमी सूत्र ऊपर से देख के लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो वेग में परिवर्तन का क्या होता है? वेग दिख गया यहाँ पर, तो lt-1, और समय अंतराल क्या होता है? t। तो जब ये ऊपर जाएगा तो lt-1 इंटू t-1, क्या हो गया? lt-2। यानी अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो m0 lt-2 आपके पास में क्या हो जाएगा? त्वरण का विमी सूत्र हो जाएगा। वेग का हो गया, त्वरण का हो गया। आगे देखिए आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से सारे बनते जाएंगे। आगे आपके पास 5, 6 बल बराबर क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप देखिए, ये जो सारे मात्रक बन रहे हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक बन रहे हैं, या जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, वो किसमें से मिलकर के बन रहे हैं? मूल राशियों से मिलकर के ही बन रहे हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है? m, और त्वरण का क्या निकाला है अभी आपने? lt-2। तो ये आपके पास में क्या हो गया? lt-2। तो ये विमीय सूत्र आपके पास में क्या हो गया? mlt-2 हो गया। ये आपके पास में किसका? त्वरण का हो गया। आगे देखिए, आगे आपके पास में प्रेशर का निकाल लेते हैं, यानी दाब। दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या निकाला है अभी अपन ने? mlt-2, और क्षेत्रफल का क्या निकाला था? l2। तो l2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो mlt-2 इंटू l-2, यानी कि ml-1 t-2 आपके पास में किसका विमीय सूत्र हो गया? दाब का विमीय सूत्र हो गया। 8 नंबर पर आइए, आपके पास बल हो गए, दाब हो गए, कार्य का फॉर्मूला सब बच्चे जानते होंगे। आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, तभी ये सिंपल तरीके से हो पाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। विस्थापन भी एक तरीके से क्या है आपके पास में? लेंथ होती है। तो बल का क्या विमीय सूत्र है? mlt-2, और विस्थापन क्या है आपके पास में? l। तो ये विमीय सूत्र आपके पास में क्या हो गया? ml2t-2 आपके पास में किसका? कार्य का विमीय सूत्र हो गया। अगला देखिए, अगला पूछते हैं हम यहाँ से कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक तरीके की लंबाई है, और त्रिज्या भी मीटर में मेजर की जाती है, तो ये भी एक तरीके की लेंथ हो गई। अरे ये तो लेंथ से लेंथ को काट दिया,
मतलब इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। हाँ सही बोले, यह कोण आपके पास में कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। माना कि जो ए बी सी की पावर है इसमें कैसी रहेगी, 0 0 0 रहेगी। यानी मैं अगर इसका विमीय सूत्र लिखूंगा आपके पास में तो क्या लिखूंगा, m0 l0 t0। जैसा आपके पास में कोण होता है, कोण का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 l0 t0। तो कोई बच्चा पूछे क्या सर ये अकेला ही ऐसा होता है कि कोई दूसरा भी होता है, एक और होता है जिसका नाम होता है आपके पास में क्या, विकृति। क्या नाम होता है इसको, विकृति। विकृति इंग्लिश वाला बच्चे इसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। नाम स्ट्रिंग नहीं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन बोलोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि विमा में परिवर्तन, क्या सूत्र होता है इसका, कि विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब तुमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ तो विमा विमा रही है, यानी इसके मात्रक भी इसके जो राशि होगी उसके एक दूसरे को काट देंगे, तो मतलब ये भी आपके पास में एक ऐसी राशि है, विमाहीन राशि, m0 l0 t0। यानी ये आपके पास में कैसी राशियां होंगी, विमाहीन। कोण और विकृति आपके पास में कैसी होगी, विमाहीन राशि होगी, ठीक है। लोग बोलते हैं शक्ति, शक्ति, शक्ति बराबर होता है आपके पास में कार्य बटे समय। आपको तो बस सिर्फ विमीय सूत्र से मतलब है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र क्या पढ़ा था, ml2t-2, और समय क्या होता है, t। तो जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2t-2 ml2t-2 इंटू t-1, यानी कि ml2t-3। यानी जो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है, वो आपके पास में क्या होता है सर, ml2t-3 होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके पास में आता है संवेग। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं, शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और संवेग होता है आपके पास में मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। अब संवेग क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है आपके पास में। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान का सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, विमीय सूत्र m, और वेग का lt-1। तो यहाँ से आपके पास में संवेग का विमीय सूत्र क्या हो गया, mlt-1 हो गया। और हाँ उसका क्या होता है, बल का होता है mlt-2, mlt-2। अगर आप दो पावर लगा दोगे तो ये बल हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या बना रहेगा, संवेग बना रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर। अब ये शक्ति हो गया, संवेग हो गया। आप वो देखिए आवृत्ति, आवृत्ति यानी क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी 1/, समय अंतराल होता है इसका। क्या होता है, 1/, समय अंतराल। समय अंतराल मतलब 1/t, 1/t ही तो होगा। तो इसका विमीय सूत्र यहाँ से क्या देखने को मिलेगा आपके पास में, m0 l0 t-1 किसका विमीय सूत्र होगा आपके पास में, आवृत्ति का विमीय सूत्र होगा, ठीक है। 14 आपके पास में आता है आवेग। आवेग, अब आवेग का देखो हिसाब, यानी एक सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, जब न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ोगे आप लोग तब वहां एक चीज पढ़ोगे कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ से जो डेल्टा पी का मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या निकला, बल गुणा समय अंतराल। क्या निकला आवेग का, जिसको इंपल्स पढ़ते हो, F इंटू डेल्टा टी। F कितना होता है, mlt-2, और डेल्टा टी कितना होता है आपके पास में, t। तो इसका क्या हुआ, mlt-1 हो गया, क्योंकि जब ये दोनों पावर सेम होती है तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो -2 + 1 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो देखो एक बात यहाँ से कि आवेग और संवेग का विमीय सूत्र कैसा होता है, समान होता है। आवेग का और संवेग का विमीय सूत्र कैसा होता है, समान होता है। क्यों, विमीय सूत्र को थोड़ी पता है ये संवेग में परिवर्तन है, वो तो सिर्फ संख्यात्मक मान को देखता है। तो ये mlt-1 और ये भी mlt-1 आपके पास में क्या हो गया, संवेग और आवेग बराबर बराबर हो गए। 14 हो गए। आगे देखिए 50। जैसे आपने क्या पढ़ा था, वो आवेग पढ़ा, ऐसे एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिबल। क्या बोला जाता है, प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र होता है आपके पास में बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2। तो mlt-2 इंटू l-2, यानी ml-1 t-2। कुछ पहचाना सा लग रहा है, ये किसका होता है, ये होता है आपके पास में दाब का। यानी क्या बात क्लियर हुई यहाँ से, कि दाब का जो विमीय सूत्र होता है वही विमीय सूत्र आपके पास में प्रतिबल का होता है।
तो इसका मतलब तो ये है कि अगर विमीय सूत्र मिल रहे हैं तो इनकी मात्रक भी मिलेंगे, यानी इनकी यूनिट भी मिलेंगी। तो दाब की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे कि प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से स्ट्रेस की यूनिट भी यानी प्रतिबल की यूनिट भी तुम्हारे पास में क्या देखने को मिलेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगी। ये 15 तो बिल्कुल मौखिक होने ही चाहिए। इन 15 से मिलकर के और भी बनेंगे, तो उनको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब लूसेंट की बुक का आगे का पार्ट क्या आ गया आपके पास में? गति आ गया। तो गति में ये टर्म हम लोग सीख लेते हैं कि ये क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपके पास में बात आती है अदिश राशि। अदिश राशि किनको कहते हैं? तो अदिश राशि किन्हें कहा जाता है? वो राशियां जो कि सिर्फ किस पर निर्भर करती हैं? परिमाण पर निर्भर करती हैं। यानी परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, यानी वे राशियां जिनको किस पर कहते हैं? जो कि सिर्फ परिमाण बताती हैं, दिशा नहीं बताती हैं। ऐसी राशियों को आप लोग कौन सी राशि कहते हो? अदिश राशि कहते हो। जैसे इसमें कौन कौन सी आती हैं? दिशा, वो क्या कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस हो गया आपके पास में, चाल हो गया, समय हो गया। ये आपके पास में कौन सी राशियों में आती हैं? अदिश राशियों में आती है। एक और हाँ, इसमें जो विद्युत धारा कहते हो आप लोग, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, ये सब भी किस राशि में आती है? ताप हो गया, ये भी आपके पास में अदिश राशियों में आती हैं। तो अदिश राशियों को कैसे याद रखोगे? वे राशियां जो केवल परिमाण पर निर्भर करती हैं, दिशा पर नहीं करती हैं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं, जो कि दूरी, चाल, समय, विद्युत धारा, दाब और ताप होता है। ऐसे ही आपके पास में दूसरी कौन सी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां किनको कहते हो? वेक्टर क्वांटिटीज। वे राशियां जो किस पर परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी बताती हैं? दिशा भी बताती हैं। उनको हम लोग कौन सी राशियां कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अब परिमाण क्या होता है? कोई भी संख्यात्मक मान हो गया। जैसे मैंने बोला 5 मीटर, तो 5 मीटर तुम्हारे पास में क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं 5 मीटर और प्लस डायरेक्शन बता दूं ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में, तो ये तुम्हारे पास में क्या बताएगा? एक सदिश राशि को बताएगा। अब सदिश राशियों में कौन कौन आ जाता है? सदिश राशियों में आपके पास में हो गया जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये आदि आपके पास में किस में आते हैं? सदिश राशियों में आते हैं। तो इनको आप लोग याद करोगे। अब आगे बात आती है आपके पास में दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण की। तो दूरी किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो मैं ही अगर कोई वस्तु हूं, तो किसी वस्तु द्वारा जो भी लंबाई तय की जा रही है, किसी भी दिशा में जो भी लंबाई तय की जा रही है, उसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझे बात को? और दूरी सदैव कैसी होती है आपके पास में? धनात्मक होती है। अगर पेपरों में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन धनात्मक होता है, तो दूरी सदैव ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। अगर ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। दूरी सदैव आपके पास में कैसी होती है? धनात्मक देखने को मिलती है। और दूरी कैसी राशि है? एक दूरी आपके पास में एक अदिश राशि है। और दूरी का मात्रक क्या होता है आपके पास में? मीटर। और दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है आपके पास में? सेंटीमीटर। ये 4-5 बातें आपको इससे दूरी से संबंधित याद करनी पड़ेंगी। पहली बात, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और दूरी का सीजीएस मात्रक आपके पास में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ओके, अब आप आगे देखिए विस्थापन, यानी कि जो कि डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे हमने कहा कि इसमें सिर्फ क्या था? परिमाण था, बोला कि 5 मीटर किसी भी दिशा में जा रहा है, लेकिन अब वो स्पेसिफिक बोल दे कि 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है, 5 मीटर वेस्ट में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच में, यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की गई है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर की गई है, उस बात को आप लोग क्या कहोगे? विस्थापन कहोगे। जैसे मान लो मेरे को, हम सबलगढ़ में रहते हैं और मान लो मेरे को मुरैना जाना है, तो सबलगढ़ से मुरैना तक की जो हम लोग लंबाई कवर करेंगे बिल्कुल एक दिशा में, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो स्कूल से घर तक की जो लंबाई होगी, दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जो लंबाई कवर की जाएगी, उस बात को क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं, ये मान लीजिए आपके पास में कोई जगह है और यहाँ पर किसी बच्चे का स्कूल है और ये क्या है? उसका घर है। ये उसका क्या है? घर है। तो एक तो ऐसे भी जाया जा सकता है, और एक क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो अगर ऐसे कवर की जा रही है, तो ये दो निश्चित बिंदु, रास्ता कभी बदलेगा तो नहीं, हमेशा यही रहेगा। तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर की जाएगी, उस बात को क्या कहोगे आप लोग? विस्थापन कहोगे। विस्थापन कैसा हो सकता है? जैसे धनात्मक नहीं, विस्थापन आपके पास में शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों में से कुछ हो सकता है। क्योंकि दिशा है इसके पास में, तो ये कैसी राशि रहेगी आपके पास में? सदिश राशि रहेगी। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और सीजीएस मात्रक आपके पास में क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतनी बात विस्थापन की हो गई। आगे आइए वेग।
अब बेग क्या है, बेग भी आपके पास में एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि को देखते हुए हम इसको तो नहीं ले सकते, हम क्या कहते हैं कि बेग, बेग क्या कहेंगे कि विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होगी समय के सापेक्ष, उस बात को आप लोग क्या कहोगे, बेग कहोगे। तो बेग का यहाँ से क्या सूत्र बनता है आपके पास में, बेग बनता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है, विस्थापन बटे समय अंतराल, ये बेग का सूत्र हो गया। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, बेग, बेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, विस्थापन का मीटर और समय का क्या होता है सेकंड। तो यहाँ से जो बेग का ऐसा ही मात्रक होता है वो आपके पास में मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, आगे आपके पास में बात आती है त्वरण की। अब त्वरण किसे कहा जाता है, त्वरण को इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब त्वरण किसे कहता है, बेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस बात को त्वरण कहा जाएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे को सबलगढ़ से कहाँ जाना है, मुरैना जाना है, और मैंने अपनी बेग में मतलब जो मेरी स्पीड चल रही है वो बिल्कुल फिक्स कर रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाऊंगा मैं। तो मेरी चाल में कोई परिवर्तन हो रहा है, मेरे बेग में कोई परिवर्तन हो रहा है, एक दिशा में मैं चल रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि आपका त्वरण क्या होगा, नियत है, आपका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब किसी वस्तु का बेग क्या होता है, नियत होता है, तो उसका त्वरण आपके पास में कितना होता है, 0 देखने को मिलता है। फिक्स्ड डिस्टेंस है, कोई है ही नहीं, चेंज ही नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं बोलूं कि पहले मैंने गाड़ी स्पीड से चलाई, फिर मैंने गाड़ी धीरे चलाई, फिर स्पीड से चलाई, फिर गाड़ी धीरे चलाई, पहले 40 गया, फिर 30 गया, फिर 60 चला गया, तो मेरे बेग में क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। तो जब बेग में तुम्हारे पास में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा तब आप उसको क्या कहोगे, त्वरण कहोगे, ठीक है। त्वरण से संबंधित एक और बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मंदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। यानी जब परिवर्तन कैसा हो, धनात्मक ऊपर की ओर बढ़ता जाए परिवर्तन, तब तो उसको कहोगे एक्सेलरेशन, और जब परिवर्तन कैसा होगा, कम होता जाएगा, तब उसको आप क्या कहोगे, रिटार्डेशन कहोगे। समझे बात को। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका त्वरण का, यहाँ से त्वरण का फॉर्मूला बनता है बेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, बेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बेग में परिवर्तन, बेग की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, और समय की सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ms-2, यानी मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ओके, अब बात ये आती है कि ये बेग भी आपके पास में कैसी राशि है, सदिश राशि है, और त्वरण भी आपके पास में कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका विमीय सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2 और इसका विमीय सूत्र LT-1 होता है। इनके पास पर्टिकुलर क्या होती है, एक दिशा होती है। यहीं से एक और वर्ड आ जाता है आपके पास में, क्या, चाल। चाल, चाल का क्या सूत्र होता है, चाल होता है आपके पास में दूरी बटे समय, और ये एक आपके पास में कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक आपके पास में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ये एक अदिश राशि होती है। तो देखिए, दूरी, सदिश, अदिश और सदिश के बारे में जान लिया। सिर्फ इतना परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दूरी, चाल, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप, वर्ग, कार्य, ये आदि इसमें आ जाते हैं। सदिश राशियों में क्या, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सारे किसमें आ जाते हैं आपके पास में, सदिश राशियों में। दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, मंदन और आपके पास में चाल, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, चलिए आपके पास में आती है प्रक्षेप्य गति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड होता है वो आपके पास में कैसे गति करता है, इस तरीके से परवलयाकार पथ में या वक्राकार पथ में गति करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास में प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि मान लीजिए ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करती है जो कि जिस पिंड की दिशा और भिन्न भिन्न होती है, यानी बेग की दिशा से पिंड की दिशा कैसी होती है तुम्हारे पास में, भिन्न भिन्न होती है, ऐसी गति को आप लोग कौन सी गति कहते हो, प्रक्षेप्य गति कहते हो। अगर मान लीजिए इस प्रक्षेप्य गति से किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक पहुंचना है तो थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी डिग्री होगी, आपके पास में 45 डिग्री होगी। अगर आप उसको 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो ये माना जाता है कि वो उसमें जो परवलयाकार जो पथ में गति होगी वो आपके पास में मैक्सिमम देखने को मिलेगी। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल आपके पास में हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से किसी बम को फेंकते हो। अभी नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पथ होता है वो परवलयाकार पथ ही होता है आपके पास में, ठीक है। आप मान लीजिए इस तरीके से किसी बॉल को थ्रो करते हो, तो जब जो भी कोई भी वस्तु अगर इस तरीके से मार्ग बनाती हुई गिरती है तो इसको आप लोग कौन सा पथ कहते हो, प्रक्षेप्य गति कहते हो, और इसको परवलयाकार पथ कहते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, न्यूटन के नियम के बारे में। न्यूटन के नियम के बारे में, तो न्यूटन के नियम न्यूटन जी ने 1687 में अपनी कौन सी किताब, प्रिंसिपिया में ये नियमों के बारे में विवरण किया था, एक्सप्लेन किया था। तो ये आप याद रखना कि कौन सा पूछ लेगा कि न्यूटन के नियम से किस सन में, 1687 में, कौन सी किताब थी उनकी नाम, उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपिया। ओके, तो सबसे पहले प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम को हम ये जान लो, प्रथम नियम को आप लोग जड़त्व का नियम भी कहते हो, जड़त्व का नियम,
और प्रथम नियम से ही आपके पास में काय की परिभाषा निकल करके आती है, बल की परिभाषा निकल करके आती है। कौन से? प्रथम नियम की से। अब प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, जैसे मैं कहूं कि अगर ये मार्कर ऐसे मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो ये रेस्ट में कंडीशन में है, तो अगर ये यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई वाइबल नहीं लगाया जाता। जैसे अगर ये कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में हम, और जब तक मैं इस पर वाइबल नहीं लगाऊंगा तो ये स्थिर अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो यही न्यूटन का कौन सा नियम था आपके पास में? प्रथम नियम था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई वाइबल नहीं लगाया जाता। ठीक है, इस नियम के बारे में विवरण प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक में 1687 में बताया था। और ये प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और यहाँ से आपके पास में बल की परिभाषा निकल करके आ रही है। तो जड़त्व भी आपके पास में दो तरीके होता है, एक होता है ब्राह्म का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मोटर गाड़ी में बैठा हुआ है और चलती हुई गाड़ी में अगर ड्राइवर क्या लगा दे, ब्रेक लगा देता है, तो तुमने देखा होगा जो पैसेंजर बैठा होता है वो आगे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, अगर यदि कोई गाड़ी स्टेशन पर रखी हुई है, बस स्टैंड पर रखी हुई है, और ड्राइवर क्या करे, उस गाड़ी को चला दे, तो तुमने देखा होगा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये दो एग्जांपल किसके होते हैं आपके पास में? प्रथम नियम के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कंबल है और उस कंबल को आप स्टिक से क्या करते हो, मारते हो, तो धूल के कण क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। तो ये भी आपके पास में क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये प्रथम नियम हो गया। उसके बाद आता है आपके पास में द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या बताता है कि द्वितीय नियम होता है कि हम जो बल का सूत्र जानते हैं, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर m। ठीक है, तो वो उस न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से प्राप्त होता है। अगर हम पूछें कि ये सूत्र किसकी सहायता से प्राप्त होता है, वो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से प्राप्त होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता था? न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के कैसे होता है, समानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि जो आरोपित बल होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से बल बराबर आपके पास में क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपसे पेपर में पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर आपके पास में होता है 10 टू द पावर 5 डायन। अब डायन किसको कहते हैं? डायन वो वाली चुड़ैल वाली डायन नहीं है, ये डायन आपके पास में कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है आपके पास में एसआई यूनिट को, और ये आपके पास में होती है सीजीएस यूनिट। तो ये एसआई यूनिट और ये आपके पास में सीजीएस यूनिट। ओके, तो 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10 टू द पावर 5 डायन। अगर कोई बच्चा पूछता है आपसे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जो कि इन्होंने ही अपनी परिभाषा से इनके नाम पर पड़ गया था। ठीक है, हाँ चलो, इससे हमें एक और बात याद आ गई। अगर आपसे पूछ ले 1 जूल बराबर, जूल क्या होता है, एसआई मात्रक, 1 जूल बराबर आपके पास में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अर्ग क्या है आपके पास में, सीजीएस मात्रक है। ओके, तो 1 जूल बराबर आपके पास में क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है, द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम क्या करते हैं, सबसे अगला पता है आपके पास में तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन है एक तरीके से। अगर किसी वस्तु पर, अगर मैं इस पर ऐसे बल लगा रहा हूं तो इसके द्वारा विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, मेरे ऊपर बल लगाया जाता है। यानी न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि हर एक क्रिया की क्या होती है, एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया की क्या होती है, एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैं कहूं मेरे पास अगर ये कोई एक टेबल है, इस टेबल पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस टेबल पर जितना बल लगाया गया होगा, इस टेबल के द्वारा भी विपरीत दिशा में इस पर ही उतना ही बल लगाया गया होगा। अगर मैं कहूं इसके द्वारा आप पर F1 बल लगाया गया होगा, इसके द्वारा आप इस पर F2 बल लगाया होगा, यानी बॉक्स के द्वारा इस पर F2 बल लगा होगा, टेबल के द्वारा इस पर ऊपर की ओर F1 लगा होगा, तो हम देखेंगे कि जो F1 बराबर क्या, F1 प्लस F2 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी ये दोनों बल आपस में परिमाण में कैसे होंगे, समान होंगे, माइनस F2। ठीक है, चूंकि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ पर कौन सा निशान आ गया, माइनस का निशान आ गया। न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे न्यूटन के तृतीय नियम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल रॉकेट नोदन में, यानी जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वहां पर कौन सा नियम अप्लाई होता है, न्यूटन का तृतीय नियम अप्लाई होता है। दूसरा एग्जांपल क्या कह सकते हैं, जब मान लीजिए आप नदी है और नदी में क्या है, नाव है, अगर हम नाव के किनारे पर आकर आप क्या करते हो, जंप करते हो, तो देखा होगा जितनी तेजी से आप जंप करते हो, नाव भी उतनी ही तेजी से क्या हो जाती है, उतनी ही बल के साथ में पीछे हट जाती है। तो ये भी आपके पास में क्या होता है, न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जांपल। और सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप जमीन पर चलते हो
तो जमीन पर किसकी सहायता से चलते हो? न्यूटन के तृतीय नियम की सहायता से ही चलते हो। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब इसके साथ ही हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आपके पास में आता है संवेग। क्या? संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू बी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप लोग क्या कहते हो? संवेग कहते हो। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप संवेग कहते हो। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और संवेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का ऐसा ही मात्रक आपके पास में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और संवेग आपके पास में कैसी राशि है? एक संवेग आपके पास में एक सदिश राशि होती है। ठीक है, P बराबर mv। इसके बाद संवेग के बाद एक आपके पास में टर्म आती है जिसको कहते हैं आवेग या इम्पल्स। इसको क्या पढ़ते हो? संवेग को मोमेंटम। तो ये हमने न्यूटन के द्वितीय नियम से सीखा है कि F बराबर क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा P बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T हो जाएगा, यानी F इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो अगर कोई बल लगता है किसने? कम समय अंतराल के लिए, यदि कोई अधिक बल लग रहा है किसने के लिए? कम समय अंतराल के लिए, तो उसे आप लोग क्या कहोगे? आवेग कहोगे। और आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो ये आप लोग गति हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम इस फिजिक्स वाले पोर्शन को, लूसेंट की बुक के फिजिक्स वाले पोर्शन को, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे आपके पास में। ये बुक है आपके पास में, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से ही नोट्स बना लेना, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।